नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 1 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज कवर करने वाले हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बने रहेगी वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक से जरूर ज्वाइन कर लेना। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 39 जीके के सवाल में से आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो पा रहे हैं। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर ये है कि आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्जाम्स की तैयारी का मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी में लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं टाइम काफ़ी कम मिलता है, सवाल ज़्यादा होता है, यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की है, ये आपको पूछा गया है। तो रक्त समूह की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की थी 1901 में की थी, और इसी कारण बाद में लैंडस्टीनर को वो नोबेल प्राइज भी दिया गया है मेडिसिन और साइकोलॉजी का 1930 में, सॉरी फिजियोलॉजी। देखिए आपको पता है ब्लड ग्रुप एक तो ए होगा, एक बी होगा, एक ओ है और एक ए बी है। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप की तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कर दी थी, लेकिन जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये आइडेंटिफाई किन्होंने किया था? देखिए इनकी खोज तो 1901 में हुई थी, तो 1902 में ये आइडेंटिफाइड किया गया था डेकास्टेलो और स्टोरिली के द्वारा। अगला सवाल, 2019 में जलवायु आपातकाल कौन से देश ने लगाया था? तो क्लाइमेट इमरजेंसी, जो जलवायु आपातकाल है वो मई 2019 में यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लगाया गया है, जो कि प्रथम नेशनल गवर्नमेंट है जिन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो टोटल कितने आरक्षित जैव मंडल रिजर्व हो जाएंगे? तो भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और 18 में से ऐसे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? तो 18 में से 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है भारत की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। तो टोटल कितने आपको पूछा गया? 18 हो गया। इनके रिलेटेड मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व से, जहां से अक्सर सवाल आ जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत है वो 1986 में की गई थी। भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो जैव मंडल रिजर्व है वो हो जाएगा कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, गुजरात में 12,454 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। और यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट है, जो प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। पहले 11 थे, 12वां कौन सा ऐड हुआ है? तो ये लेटेस्ट है, नवंबर 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो किसानों को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है वो है 6,000 रुपये। कितने रुपए? 6,000 रुपये राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 फरवरी 2019 को, घोषणा की थी केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, और अंतरिम बजट 2019 के दौरान ये शुरुआत की गई थी। और जब योजना की शुरुआत हुई थी उसमें एक जो शर्त रखी गई थी इस योजना के लिए 6,000 रुपये के लिए, तो देश के सभी छोटे तथा सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 बराबर किस्तों के रूप में दी जा रही थी। बाद में ये शर्त है वो हटा दी गई थी 2 हेक्टेयर वाली। अगला सवाल देखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 हो जाएंगे। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में 8 क्लासिकल जो शास्त्रीय नृत्य है। 8 कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी हो जाएगा, कथकली, सत्रिया हो जाएगा, फिर मणिपुरी है और मोहिनीअट्टम। ये टोटल 8 नृत्य हैं संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उनके अकॉर्डिंग टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9 कौन से? एक यहाँ पर छऊ भी उन्होंने ऐड किया है।
9 यहाँ पर नृत्य भी हैं और शास्त्रीय नृत्यों के टोटल कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। और ये जो आपके शव नृत्य हैं ये भी अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि पुरुलिया शव है बंगाल में कहा जाता है, और सरायकेला छऊ है ये झारखंड में, मयूरभंज छऊ ओडिशा में कहा जाता है। अगला सवाल, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हाईएस्ट जो पीक है अंडमान निकोबार की वो सैडल पीक हो जाएगी, 732 मीटर हाइट है। ये है नॉर्थ अंडमान आइलैंड पर स्थित। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आपको कमेंट करके बताना है मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया। बाकी कुछ मैं इंपॉर्टेंट नारों की बात करूं तो इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था भगत सिंह ने। ये नारा जो इंकलाब जिंदाबाद है भगत सिंह ने तो दिया था, लेकिन इसको कॉइन किसने किया था? तो वो किया था हसन मोहिनी ने, जो कि उर्दू पोइट थे। करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा ये भी। और दिल्ली चलो का ये भी बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा, सरफरोशी की तमन्ना ये वाला नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। वैसे इस नारे को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसका शेर फांसी के फंदे पर झूलने के समय कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोकमान्य तिलक का हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 70वां जो समानांतर रेखा किन के मध्य है? तो 70वीं समानांतर रेखा है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था। 49वीं समानांतर रेखा किन के मध्य है? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है 49वीं। 38वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को दो भागों में बांटती है। सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। आपको 70वीं पूछा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। 49वीं उत्तरी अमेरिका और कनाडा है। 38वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में कौन सी है? 38 का आंकड़ा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। 141वीं जो पश्चिमी देशांतर रेखा है ये भी अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। और 24वीं जो समानांतर रेखा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो गुजरात में कच्छ के पास स्थित है। कोबोल लैंग्वेज को कब कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? तो कोबोल लैंग्वेज है ये सबसे पहले सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग की गई थी। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज साथ ही साथ हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रैन और कोबोल का प्रयोग किया गया था। महान सिकंदर व पोरस के मध्य किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जो झेलम का युद्ध जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोला जाता है, 326 बीसी में हुआ था। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उनके साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने जो उसका राज्य है वो वापस कर दिया था पोरस को, और पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया था। यहाँ पर मामुलुक डायनेस्टी है या फिर जो गुलाम वंश है उनके तीसरे शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के जो तृतीय शासक की बात करें तो ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। 1211 से 1236 तक इनका शासनकाल रहा है। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि शुरुआत हुई है गुलाम वंश की 1206 से और 1290 तक ये गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। तो प्रथम 1206 से 1210 तक रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर एक वर्ष के लिए रहे थे आराम शाह 1210 से 1211 के मध्य, और फिर तीसरे थे इल्तुतमिश। और चौथे कौन से या फिर अंतिम शासक कौन से थे? चौथे तो थे यहाँ पर जो रुकनुद्दीन फिरोज थे। अंतिम शासक की बात करें तो वो कैकाबाद थे, 1287 से 1290 तक हैं। चौथे शासक कुछ महीनों के लिए रहे थे। और पांचवें रजिया सुल्तान थी, 1236 से इनका शासनकाल बहुत बार पूछा जाता है। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240। अगला सवाल देखिएगा, चुनाव आयोग के बारे में सत्य कथन कौन सा है? चुनाव आयोग के लिए ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं ये संवैधानिक है। चुनाव आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है। 4 वर्ष का भी नहीं होता, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका जो टेन्योर रहता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है वो उनका कार्यकाल हो जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन की तो ये संवैधानिक निकाय हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। और जो बिना एक ऑप्शन आपकी वैधानिकता स्टेचुटरी बॉडीज हैं वो आपकी गैर संवैधानिक होती हैं, जो कि किसी एक्ट अधिनियम के द्वारा पार्लियामेंट में संसद में एक्ट पास करके उसका गठन किया जाता है। अब कुछ मैं आपको बता दूं संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में। एक तो आपकी ये इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी हो जाएगा, एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहता है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी है और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एससी एसटी दोनों का, सीएजी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट
एडवोकेट जनरल है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, संवैधानिक निकाय। अगला सवाल देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में हुआ था। संबंधित की बात करें तो यहाँ पर जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। बल्ब का फिलामेंट जो तंतु रहता है, जो टंगस्टन का बना होता है, उसका गलनांक पूछा है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है टंगस्टन का सिंबल क्या है? तो सिंबल है डब्लू। नाम टंगस्टन से है लेकिन सिंबल आपको डब्लू याद रखना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित है? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है, ये मंत्रालय पूछा है तो रसायन विभाग जो विभाग हो जाएगा, और मंत्रालय है रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, केमिकल एंड जो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा संचालित ये योजना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री 1850 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सा एमएसओपी से अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है? जो पैराग्राफ अलाइनमेंट किया जाता है लेफ्ट राइट वाला, तो इसमें से वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है, एक सेंटर अलाइन होता है। तो ये 4 अलाइनमेंट रहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 1942 से 1944 में महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी जी को आगा खान पैलेस है वहां पर बंदी बनाया गया था। ये आगा खान पैलेस कहाँ पर? ये पुणे में है। तो अगस्त 1942 से मई 1944 तक महात्मा गांधी जी के साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा हो जाएगी, और सचिव महादेव देसाई है, सरोजिनी नायडू है, वहां पर कैद थी। अगला सवाल देखिए, 1931 में मुंबई से कराची के लिए एकल उड़ान जो सोलो फ्लाइट है, केवल अकेले ने उड़ान भरी थी। तो ये भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो कि सोलो फ्लाइट करने वाले मुंबई से कराची के लिए प्रथम व्यक्ति थे? 1931 में JRD टाटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ पर है? तो ये जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ये है हसन अब्दल, जो कि पाकिस्तान में हो जाएगा। ऑप्शन पाकिस्तान था, देश का पूछा था। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने वर्ष 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 2019 वाला जो वर्ष था उसको स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज हो जाएगा। और अब की बार 2020 में जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने वर्ष घोषित किया उसका नाम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ है 2020 को। नेक्स्ट में देखिएगा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन से एक सवाल पूछा गया है, एग्जैक्ट क्या था आप कमेंट करके बताना। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की बात करें तो ये IBEF है, ये फुल फॉर्म आई थी इससे पहले NTPC में। तो ये विदेशी बाजारों में मेक इन इंडिया लेबल की अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना, और ये एक प्रकार का ट्रस्ट हो जाएगा जो कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। 2003 में वाणिज्य विभाग के द्वारा ये स्थापित किया गया था, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। अगला सवाल, यूनाइटेड नेशंस डे 2019। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस 2019 की थीम आपको पूछी है आवर प्लानेट आवर फ्यूचर, इसकी थीम है जो कि 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2019 में थीम थी आवर प्लानेट आवर फ्यूचर। 2020 की थीम है द फ्यूचर वी वांट द UN वी नीड, ये 2020 की थीम है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ और किस देश ने मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो भारत ने भाग लिया है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश है भारत। इन 4 देशों ने मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास में यहाँ पर हिस्सा हुआ है। टोटल यहाँ पर देखिए पहला चरण, दूसरा चरण है, ये कब हुआ था? 3 नवंबर 2020 को प्रथम चरण हुआ था बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में। दूसरा चरण अरब सागर में ये सैन्य युद्धाभ्यास हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, 2018 में एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने BFR रॉकेट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो BFR रॉकेट का नाम बदलकर है वो स्टारशिप कर दिया गया है। एक दोस्तों, SpaceX का रॉकेट का नाम फाल्कन 9 भी है, लेकिन आपको जो BFR का पूछा गया था उसका नाम चेंज हुआ 2018 में, वो स्टारशिप कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं अपन यहाँ पर, संगीत नाटक अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संगीत नाटक अकेडमी के प्रथम चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर PV
राजा मन्नार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पीवी राजा मन्नार संगीत नाटक एकेडमी के प्रथम चेयरमैन थे। 1953 में ये एकेडमी स्थापित हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में है। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य है, राज्य के रूप में इसकी स्थापना 23 मई 1987 को हुई है, तो इसलिए 30 मई को ये राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर गोवा मुक्ति दिवस अलग है, स्थापना दिवस अलग है। मुक्ति दिवस का मतलब गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ है? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था, जो 1510 से पुर्तगालियों के कब्जे में था। 450 वर्ष तक कब्जा रहा था पुर्तगाल का। तो गोवा मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा को राज्य का दर्जा है वो 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है राज्य का दर्जा, जिसमें दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल, गृह मंत्रालय का कार्य क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा हो जाएगा गृह मंत्रालय के कार्य, जो ऑप्शन दिया गया था। बाकी इसके अतिरिक्त सीमा प्रबंधन है, केंद्र राज्य संबंध है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बलस्य मूलम विज्ञानम किसका आदर्श वाक्य है? जो ये मोटो आपको पूछा गया है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो किसका है? बलस्य मूलम विज्ञानम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो हो जाएगा। इसरो के मोटो की बात करें तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये स्पेस जो इसरो एजेंसी है उसका मोटो हो जाएगा। किसी कोशिका में गुणसूत्र के सेट पर मौजूद DNA के कुल सेट को क्या कहा जाता है? तो टोटल सेट ऑफ DNA जो किसी भी कोशिका में मौजूद रहता है तो उसे जीनोम कहा जाता है। किसी कोशिका में गुणसूत्र के सेट पर मौजूद DNA के कुल सेट को जीनोम बोला जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वॉलमार्ट कंपनी के CTO कौन है? बहुत से कैंडिडेट ने CEO समझकर इस सवाल को गलत किया होगा। तो यहाँ पर CTO आपको पूछा था, वॉलमार्ट कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन थे, यानी कौन है वर्तमान में? तो सुरेश कुमार हैं, जो कि IIT मद्रास से ग्रेजुएट हैं। तो वॉलमार्ट कंपनी के CTO है सुरेश कुमार हैं, ये गूगल में भी काम कर चुके हैं। CEO की वर्तमान में बात करें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वॉलमार्ट की जो US के वर्ल्ड वाइड, वो है डॉग मैकमिलन हो जाएंगे। और वॉलमार्ट इंडिया के CEO अलग हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अलग है। तो वॉलमार्ट इंडिया के CEO है समीर अग्रवाल। अगला सवाल देखिएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है गेहूं का, व्हीट का है। आम का है मैग्नीफेरा इंडिका, चावल का है ओराइजा सटाइवा है, एप्पल का है मेलस डोमेस्टिका। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे पुराना लगातार अभी भी प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? यानी ये 1822 से स्वतंत्रता से पहले और अभी भी कंटिन्यू प्रकाशित हो रहा है। सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र ये है, जिसका नाम है बॉम्बे समाचार। जब शुरुआत में इसका नाम था बॉम्बे समाचार, अभी वर्तमान में है मुंबई समाचार है। सर्वप्रथम 1822 में फरदून जी मिर्जाबान के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वेद में चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है? तो वेद कौन सा जिसमें चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है? तो ये अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिएगो गार्सिया जो एक मूंगे का प्रवाल भीत है, तो कोराल का जो एक एटॉल है ये कहाँ पर है? तो ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र का ये हिस्सा हो जाएगा। तो यूके में कह सकते हो, जो उसका ओवरसीज क्षेत्र है, टेरिटरी है, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अल्फा एमाइलेज एंजाइम मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपकी सलाइवा लार करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसे टाइलिन बोला जाता है। इस एंजाइम को अल्फा एमाइलेज एंजाइम है जो टाइलिन नामक रहता है, ये लार ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 2019 में सुद्रीमन कप चीन ने किस देश को हराकर जीता था? मतलब उप विजेता पूछा है। 2019 सुद्रीमन कप जो एक बैडमिंटन टूर्नामेंट रहता है, तो जापान उप विजेता रही है। ये नैनिंग चाइना में आयोजित हुआ है। 2017 में विजेता रही थी साउथ कोरिया और चाइना उसमें उप विजेता रही थी। अगला सवाल देखिएगा, कोराल्स जो मूंगा है उसका फाइलम पूछा है, तो फाइलम हो जाएगा निडारिया। मूंगा का जो फाइलम है वो निडारिया है। अंतिम सवाल देखिएगा, किस नेटवर्क के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है? तो सुरक्षित रूप से अपने कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान एक ही कंपनी जो संस्था है उनके कर्मचारियों के मध्य, तो ये इंट्रानेट हो जाएगा। और विभिन्न संस्थाओं के मध्य वो इंटरनेट हो जाएगा। एक संस्था में कर्मचारियों के मध्य और वो भी सुरक्षित रूप से आदान प्रदान, मतलब तीसरा थर्ड पार्टी नहीं देख सकता। एक तरीके से ये निजी नेटवर्क है जिसका नाम है इंट्रानेट है। कंप्यूटर का निजी नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP तकनीक का प्रयोग करता है।
तो ये टोटल 39 सवाल में से कितने करेक्ट हो रहे हैं कमेंट करके बताना। एक अंतिम सवाल है, बाकी ये जो आपकी रीजनिंग के सवाल देखिएगा, गति का संबंध ओडोमीटर है, उसी प्रकार वायुदाब का संबंध किसमें है, तो ओडोमीटर से गति मेजर होती है, तो वायुदाब है ये बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। विषम आपको पूछा था, लूडो दिया गया था, चेस था, कैरम बोर्ड था, तो ये सभी कार्ड वाले स्पोर्ट गेम दिए गए थे, कार्ड गेम थे। बाकी चौथा एक ग्राउंड का था जो आपको करेक्ट करना था। एक इसी प्रकार और स्पोर्ट का पूछा गया है, जूडो था, रेसलिंग था, बॉक्सिंग है और फुटबॉल है, इसमें विषम पूछा है, तो ये सभी इंडोर स्पोर्ट हो जाएंगे, ये आउटडोर है फुटबॉल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड, मंसूरी, शिलोंग करके ऐसे कुछ रिलेट करके दिया गया था। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना, कितने सवाल करेक्ट हो रहे वो भी बता देना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।